वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 10 को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक गिवन है। चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस के साथ। हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन का मतलब एक ऐसा ज़रिया है, एक छूट है जो कि आपके टैक्स को कम करता है। तो शुरू करते हैं पहले स्पेसिफिक डिडक्शन के साथ। एमोर्टाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फ़ी फॉर परचेज ऑफ स्पेक्ट्रम सेक्शन 35A(b)(a) और एमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फ़ी सेक्शन 35A(b)(b). हम इन दोनों को एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि दोनों में डिडक्शन के जो रूल है एकदम सेम है, पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं बता देती हूँ। सेक्शन 35A(b)(a) अप्लाई होता है इंटरनेट सर्विस लेने के लिए, ठीक है। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम फीस पे करते हैं। मैंने क्या बोला, सेक्शन 35A(b)(a इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। समझ लीजिए एयरटेल है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है तो वो सेक्शन 35A(b)(a का यूज़ करेगी और स्पेक्ट्रम फीस पे करेगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, ठीक है। सेक्शन 35A(b)(b) मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो हम लाइसेंस लेते हैं, जो हम परमिशन लेते हैं सरकार से कि हम मोबाइल सर्विसेज देना चाहते हैं, और उसके लिए जो हम लाइसेंस फ़ीस पे करते हैं उस पर आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 35A(b)(b). समझ में आ गया? फिर से बता रही हूँ, सेक्शन 35A(b)(a) इंटरनेट सर्विसेज के लिए होता है जिसके लिए हम स्पेक्ट्रम फीस भरते हैं। और स्पेक्ट्रम को अगर सिंपल भाषा में जानना है तो स्पेक्ट्रम का मतलब लाइसेंस ही है कि आप इंटरनेट सर्विस को अपने कस्टमर्स को देने के लिए जो आप परमिशन मांग रहे हैं उसके लिए आप एक फ़ीस भरते हैं और आपको एक लाइसेंस मिलता है, और उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सेक्शन 35A(b)(b) मोबाइल सर्विसेज के लिए होता है। इसके लिए भी आपको लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ती है सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। समझ में आ गया? बाकी डिडक्शन के रूल दोनों के सेम है, इसीलिए इसको हम साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब ये आप जो स्पेक्ट्रम फीस भर रहे हो, ये लाइसेंस फ़ी भर रहे हो, ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो ताकि आपको अधिकार मिल सके, राइट मिल सके कि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्पेक्ट्रम फीस और लाइसेंस फीस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिस पे डिडक्शन आपको मिलती है। और ये आपने किस तरीका खर्चा किया है? आपने खर्चा किया है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज़ करने का अधिकार लिया है, उसके लिए आपने फ़ीस पे करी है और वो फ़ीस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। अब हमें देखते हैं कि इस पे डिडक्शन किस तरीके से दी जाती है। दोनों पे डिडक्शन का रूल एकदम सेम है, चाहे सेक्शन 35A(b)(a) के बारे में बात करें या फिर सेक्शन 35A(b)(b) के बारे में बात करें, दोनों में डिडक्शन का रूल सेम है, इसीलिए हम इस दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिडक्शन किस प्रकार मिलती है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि समझ में आ जाए। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर आपने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है, आपने अभी तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है, उससे पहले ही आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से परमिशन मांगते हो, राइट मांगते हो कि मुझे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यूज़ करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो इस केस में आपने लाइसेंस का पैसा पहले ही दे दिया, आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ, आपने लाइसेंस का पैसा पहले ही दे दिया, तब भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और जिस साल आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे उसी साल के लिए आप डिडक्शन लेंगे। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। समझ लीजिए प्रीवियस ईयर 2013 में, 2012 और 13 में, प्रीवियस ईयर 2012 और 13 में आपने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। लाइसेंस फ़ी है ये लाइसेंस फ़ी है। आपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए 10 लाख रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को दे दिए, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आपको अलाउ भी कर दिया, और कह दिया कि 6 साल तक आप इस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम आपको 6 साल का अधिकार देते हैं कि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी और आपने अभी तक बिज़नेस शुरू नहीं किया, आपने पहले ही लाइसेंस ले लिया, आपको 6 साल की परमिशन मिली। और 6 साल कब ख़त्म होते हैं? अगर मैं 2012 से लेके 2012 से 13 में आपको लाइसेंस मिला है, तो अगर मैं 6 साल ऐड करूं तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा? 2017-18 आ जाएगा, ठीक है। आपने अपना बिजनेस शुरू किया प्रीवियस ईयर 2013 एंड 14, इस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा इस खर्चे पे। 10 लाख तो आपने 2012-13 में करे थे, इसका डिडक्शन आपको
2013-14 में मिलेगा। क्यों 2013-14 में मिलेगा? क्योंकि आपने अपना बिजनेस शुरू किया है 2013-14 में, ठीक है। अब 2013-14 में आपके पास केवल 5 साल ही बचे इस लाइसेंस को यूज़ करने के लिए। इस बात का ध्यान देना, आपको प्रीवियस ईयर 2012-13 में लाइसेंस मिला था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। उन्होंने कहा आप 6 साल तक अपना इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 साल होते हैं 2017-18 तक। पर आपने बिज़नेस कब शुरू किया? 13-14 में। तो मतलब केवल आपके पास 5 साल ही बचे ना इस लाइसेंस को यूज़ करने के लिए। तो हमें 5 साल कंसिडर करना है अपनी डिडक्शन की कैलकुलेशन में, 6 साल नहीं करना, क्योंकि आपके पास केवल 5 साल ही बचे हैं, क्योंकि आपने बिज़नेस 1 साल बाद शुरू किया है, आपको लाइसेंस 1 साल पहले ही मिल गया था। डिडक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं आपको कितने पीरियड तक डिडक्शन मिलेगा। पहली बात बता दूं कि डिडक्शन जो होता है इस सेक्शन में इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इंस्टॉलमेंट में मिलता है आपको एक साथ 10 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया है, ये जो आपने लाइसेंस फ़ी पे किया है 10 लाख की, उस पर डिडक्शन एक साथ नहीं मिल जाएगा। आपको 10 लाख का पूरा डिडक्शन नहीं मिल जाएगा, आपको ये डिडक्शन जो है इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगी इस डिडक्शन की? जब आपने बिज़नेस शुरू किया था और जब आपका जो लाइसेंस का साल है वो ख़त्म होगा, ठीक है। जब मतलब आपका लाइसेंस एक्सपायर होगा उस फाइनेंशियल ईयर तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो इस केस में कैसे होगा? आपने बिज़नेस कब शुरू किया? 2013-14 से, मतलब पहला डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगा 2013-14 में। और कौन से फाइनेंशियल ईयर तक मिलेगा या कौन से प्रीवियस ईयर तक मिलेगा? जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। आपका लाइसेंस एक्सपायर कब हो रहा है? 2017-18 में, ठीक है। अब हम इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 10 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 5 से। 6 से क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बताया आपके पास केवल 5 साल ही बचे हैं लाइसेंस को इस्तेमाल करने के लिए। हमें उसी टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना होता है जितना आपके पास बचा है उस लाइसेंस को इस्तेमाल करने के लिए। आपके पास केवल 5 साल बचे हैं लाइसेंस को इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए मैंने इसे 5 से डिवाइड किया है। 2 लाख रुपये का आप डिडक्शन ले सकते हैं 2013-14 से लेके 2017-18 तक, 2-2 लाख हर प्रीवियस ईयर में। समझ में आ गया? ये तो केस था कि जब आपने बिज़नेस शुरू करने से पहले खर्चा किया था, ठीक है। अगर आप बिज़नेस शुरू करने के बाद अगर आप कोई लाइसेंस फ़ी पे करते हैं टेली कम्युनिकेशन सर्विस को यूज़ करने के लिए, तब डिडक्शन किस प्रकार कैलकुलेट होता है वो देखते हैं। सेकेंड केस ये आता है कि आपने बिज़नेस शुरू होने के बाद लाइसेंस का परमिशन मांगा है या लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो इस केस में आप डिडक्शन कैसे लोगे, ठीक है। समझ लीजिए प्रीवियस ईयर है 2012-13, ठीक है। इस ईयर में आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आपका लाइसेंस पास कर दिया और कहा आप 6 साल तक इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है। आपको 2012-13 में 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी चाहिए थी, जिसे हम लाइसेंस फ़ी कहते हैं, पर आप ये पेमेंट जो है प्रीवियस ईयर 2013 एंड 14 में करते हैं। मैंने क्या बोला? आपने पेमेंट करी है 2013-14 में, लाइसेंस तो 12-13 में मिल गया था, ठीक है, और 10 लाख रुपए की आप पेमेंट करते हैं लाइसेंस फ़ी की। आपके पास 5 साल बचे, ठीक है। आपको 6 साल तो 2012-13 से कैलकुलेट होंगे ना। 2012-13 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अलाउ कर दिया था कि आप लाइसेंस फ़ी पे करो और 6 साल के लिए इस्तेमाल करो, और 6 साल 2012-13 से शुरू हो जाते हैं, पर आप लाइसेंस फ़ी पे नहीं करते हो। आप 13-14 में लाइसेंस फ़ी करते हो अपने 10 लाख की, और तब तक आपके पास 5 साल बचते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी जो हम डिडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे 5 ईयर्स से को कंसीडर करेंगे, 6 साल को कंसीडर नहीं करेंगे। 5 ईयर्स को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास केवल 5 साल ही बचे हैं लाइसेंस को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप बिज़नेस शुरू होने के बाद लाइसेंस अप्लाई करते हैं, आपने कब पेमेंट की, लाइसेंस के लिए कब अप्लाई किया, वो डेट, वो ईयर नहीं देखना, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना, हमें वो फाइनेंशियल ईयर देखना है या वो प्रीवियस ईयर देखना है कि आपने पेमेंट कब की, ठीक है। तभी से आपको डिडक्शन मिलना शुरू होगा, और कब तक डिडक्शन मिलेगा? जब तक आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता। और इस केस में क्या होगा? 2013-14 से आपको डिडक्शन मिलना शुरू होगा, और आपका लाइसेंस कब तक एक्सपायर होगा? 2017-18। इस केस में भी 2017-18 ही है, क्योंकि 12-13 में आपको लाइसेंस दे दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। डिडक्शन कैसे निकालेंगे? डिडक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट का मेथड ही यूज़ करते हैं। 10 लाख रुपए का आपने लाइसेंस फ़ी पे करी, 5 साल आपके पास बचे हैं केवल,
क्योंकि 6 साल तो आपको मिले थे इस्तेमाल करने के लिए, आपने पेमेंट लेट करी, आपने पेमेंट 1 साल बाद करी और 5 साल ही बचे थे आपके पास लाइसेंस को यूज़ करने के लिए, इसीलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 लाख रुपए आ जाएगा। आपको 2 लाख रुपए का हर प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। और ये प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? 2013-14 से, जब आप पेमेंट करते हो पहला डिडक्शन आपको तब मिलेगा। और कब तक ये डिडक्शन मिलता रहेगा? 2017-18 तक, क्योंकि 2017-18 में आपका लाइसेंस जो है एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35A(b)(a), अंडर सेक्शन 35A(b)(b). ठीक है, दोनों में डिडक्शन के रूल्स एकदम सेम है। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35A(d). अगर आप नीचे बताए गए बिजनेस को करते हैं तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पर 100% छूट मिलती है, पर कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम स्पेसिफाइड बिजनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस करने पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरी की पूरी डिडक्शन मिलती है। पहला बिजनेस आता है, अगर आपका बिजनेस कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, मतलब कि आप कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके का आपका बिजनेस है, तब आप डिडक्शन ले सकते हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें सामान को ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है या ठंडा होता है। मतलब कि आप एक ऐसी सुविधा दे रहे हैं उन सामान को स्टोर करने के लिए जो सामान जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनको ठंडी जगह पर रखना पड़ता है ताकि उनकी लाइफ जो है ज़्यादा हो सके और उनको ख़राब होने से बचाया जा सके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसी को ही हम कोल्ड चेन फैसिलिटी कहते हैं। अगर आपका बिज़नेस कोल्ड चेन फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% छूट मिलेगी। ये बिज़नेस कौन कर सकता है? ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार इस बिज़नेस को करने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है कि सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब वेयर हाउस क्या होता है? मतलब एक बहुत बड़ी जगह होती है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग समझ लो या एक बहुत बड़ा गोडाउन समझ लो, जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है। अगर वो सामान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है, मतलब कि जो खेती बाड़ी से उगाया गया सामान है, उसको अगर आप रखने की सुविधा देते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। इस बिज़नेस को कौन शुरू कर सकता है? कोई भी इंसान कर सकता है, एनी पर्सन। इसके लिए भी आपको किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है सरकार से, आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप की स्पेसिफाइड बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका बिज़नेस है, अगर आपका ये काम है कि आप क्रॉस कंट्री में पाइपलाइन बिछाते हैं। क्रॉस कंट्री मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पाइपलाइन बिछाए जाते हैं जिसमें नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका बिज़नेस है, तब भी आप स्पेसिफाइड बिज़नेस कहलाएगा ये, और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन ले सकते हैं विथ सम कंडीशंस। और इस बिज़नेस को हर कोई नहीं कर सकता। इस बिज़नेस को इंडियन कंपनी कर सकती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी या कोई ऐसी अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन जो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंतर्गत बनाई गई हो। केवल वही कंपनीज इस बिज़नेस को कर सकती हैं। और इस बिज़नेस को करने के लिए आपको प्रॉपर अप्रूवल की ज़रूरत है। कौन आपको ये बिज़नेस करने के लिए अलाउ करेगा? आपको अलाउ करेगा बिज़नेस करने के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड अलाउ करती है इस बिज़नेस को करने के लिए, तभी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या आता है स्पेसिफाइड बिज़नेस का? अगर आपका होटल है जो कि 2 स्टार या उससे ज़्यादा का है, 2 स्टार या उससे ज़्यादा का आप होटल बनाते हैं या ऑपरेट करते हैं इंडिया में कहीं पे भी, तो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन ले सकते हैं। इस बिज़नेस को कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती।
अब फिफ्थ स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है? अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं या चला रहे हैं, अगर आपका हॉस्पिटल है, बना रहे हैं, आपने अभी बिल्ड कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं, और उसमें कम से कम 100 बेड की सुविधा है पेशेंट्स के लिए, मतलब पेशेंट्स के लिए कम से कम उस पर 100 बेड की सुविधा है, 100 या 100 से ज़्यादा उस हॉस्पिटल में बेड्स हैं, तब भी आपकी जो बिज़नेस है स्पेसिफाइड बिज़नेस की कैटेगरी में आएगा। और इस बिज़नेस को कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, और इसके लिए भी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट स्लम एरिया डेवलपमेंट, मतलब कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि स्लम एरिया को, मतलब जो झुग्गी वाला जो एरिया होता है उस एरिया का विकास करेगा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को कौन कर सकता है? कोई भी इंसान कर सकता है, पर अप्रूवल चाहिए, यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए। आपको जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई ऑथोराइज बोर्ड के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करते हुए ही आप इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और स्लम एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है, तब आपको डिडक्शन मिल सकती है। सेवेंथ, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउस, दोनों सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पे स्लम एरिया की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे अफोर्डेबल हाउस के बारे में बात हो रही है। मतलब कि आप ऐसे घर बनाने का काम कर रहे हैं, आप ऐसे घर बनाते हैं जो कि लोग जो है आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल सकती है, और इस काम को कोई भी इंसान कर सकता है, पर अगेन यहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी ऑथोराइज बोर्ड ने बना रखी हैं, उसी को फॉलो करते हुए ही इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया, अगर आप कोई खाद को बनाते हैं, जो खाद होता है जो कि खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र को आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आता है। इस बिज़नेस को भी कोई भी कर सकता है और कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जब शिप के थ्रू अगर आप सामान इंपोर्ट करवाते हैं तो उस सामान को रखने के लिए जगह चाहिए होती है, अगर आप पोर्ट के पास, मतलब जहाँ पे शिप आके खड़ी होती हैं, जहाँ पे आपका सामान आएगा, पोर्ट के पास समझ लीजिए आपने कोई एक कंटेनर, एक बिल्डिंग बना ली जहाँ पे आपने बड़े बड़े कंटेनर्स रख लिए ताकि आप अपना सामान रख सको। अगर आपने ऐसे टाइप का कोई बिज़नेस वहाँ कर रहे हैं या फिर किसी और को भी सुविधा दे रहे हैं इस टाइप की सामान रखने की, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं इस पे भी, और इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है, पर यहाँ पे आपको कस्टम एक्ट के अनुसार रूल्स फॉलो करते हुए इस बिज़नेस को करना है। 10th है बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। मतलब क्या है कि अगर आप मधुमक्खियों को रखते हैं और उसमें से शहद निकालते हैं या वैक्स बनाते हैं, तो ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और इस बिज़नेस को कोई भी शुरू कर सकता है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। मतलब कि आप एक वेयर हाउसिंग की सुविधा दे रहे हैं, मतलब कि आप सामान रखने की सुविधा दे रहे हैं, स्टोरेज की जगह दे रहे हैं, पर यहाँ पे केवल एक ही सामान के बारे में बात हो रही है। वो कौन सा सामान है? चीनी। अगर आप चीनी रखने के लिए जगह दे रहे हैं, इस टाइप का आपका बिजनेस है, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी के अंदर आएंगे और आपको डिडक्शन मिलेगी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और इस बिज़नेस को कोई भी शुरू कर सकता है, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 4th, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अगर आप पाइपलाइन बिछाते हैं आयरन ओर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब आयरन ओर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप स्लरी पाइपलाइन बिछाते हैं, तो ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी में आएगा। इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है और इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आगे, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। इसको कोई भी इंसान कर सकता है इस बिज़नेस को, पर आपको एक प्रॉपर ऑथोराइज बोर्ड की गाइडलाइंस को मानते हुए इस बिज़नेस को करना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का क्या मतलब होता है कि यदि आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे जो रोड से रिलेटेड है, हाईवे से रिलेटेड है, वाटर सप्लाई या पोर्ट प्रोजेक्ट, अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा, तो इस केस में भी आप स्पेसिफाइड डिडक्शन की लिस्ट में आते हैं और आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उस पर 100% डिडक्शन दी जाएगी विद सम कंडीशंस। और इस बिज़नेस को कौन कर सकता है? हर कोई इस बिज़नेस को नहीं कर सकता, एक इंडियन कंपनी ही कर सकती है। अगर आप रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसी बॉडी हो या फिर ऐसी एंटिटी हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट या किसी ऑथोराइज बोर्ड के अंतर्गत बनाए गए हो, तो फिर वो बॉडी जो है इस बिज़नेस को कर सकती है। ठीक है, अप्रूवल क्या है? मैंने जैसा क्या यहाँ पे हर कंपनी या मतलब हर इंसान इसको नहीं कर सकता, आपको प्रॉपर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट करना होगा इस टाइप के बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर की कैटेगरी में कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस आते हैं और कौन कौन से बिजनेस इस लिस्ट में आते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस में सेक्शन 35 AD के अंदर जो हमने अभी बात करी। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी अंडर सेक्शन 35 AD। मतलब अभी जो हमने स्पेसिफाइड बिजनेस की जो लिस्ट पड़ी है पूरी, उनको डिडक्शन कितना मिलता है वो देख लेते हैं। उनको डिडक्शन मिलता है पूरा 100% डिडक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी प्रीवियस ईयर में, आपने एक नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी प्रीवियस ईयर पे, आप उस पर 100% डिडक्शन ले सकते हो अगर आप वो स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात करी। ठीक है, एक और चीज़ है, आप एक और आइटम पे डिडक्शन ले सकते हो। समझ लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, पर आपने बिजनेस शुरू करने से पहले कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया पर उससे पहले मैंने एक मशीनरी खरीद ली थी अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैंने मशीनरी पहले ही खरीद ली, पर अब मैंने मशीनरी खरीदी है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेरा खर्चा तो हुआ है। ठीक है, तो मुझे छूट तो मिलनी चाहिए। आपको छूट मिलेगी जैसे ही आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दोगे। कहने का मतलब है जो आपने मशीनरी खरीदी है उसे आप बैलेंस शीट में दिखा दो, और जिस साल आपने उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाया, मतलब कि जनरली जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर मैंने पुरानी मशीन मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले जो मशीनरी खरीदी थी, तो मैं उसे बैलेंस शीट में तो दिखाऊंगी कि मेरे पास ऑलरेडी एक मशीनरी है जो मैंने खरीदी थी बिजनेस शुरू होने से पहले, तो मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगी कि मैंने वो मशीनरी खरीदी है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उसे कैपिटलाइज कर दिया इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसी साल मैं डिडक्शन ले लूँगी उस पर पूरा 100%। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। जैसे मैंने कहा था कि 100% डिडक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, कुछ शर्तें हैं जो हमें माननी होंगी। तो ये शर्तें क्या हैं वो देखते हैं। पहली शर्त यह है कि नॉट सेटअप बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है मतलब तोड़ के ना बनाओ। फॉर एग्जांपल, समझ लीजिए आप पहले किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, अब वो बिजनेस आधा आधा हो गया। ठीक है, आधा मतलब उसको डिवाइड कर लिया आपने, तब आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिवीजन नहीं करना आपको, आप बिजनेस को डिवाइड नहीं कर सकते। या फिर आपने आपका बिजनेस है, आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आप उसको थोड़ा उसमें चेंजेस ले आते हैं, तब भी आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि नॉट सेटअप बाय ट्रांसफर मशीनरी एंड प्लांट यूज प्रीवियसली फॉर एनी पर्पस। अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी आपको मिली है जो पहले किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी या किसी और ने इस्तेमाल करी थी, ठीक है, तो आप उस प्लांट एंड मशीनरी पे डिडक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा कि अगर आपको किसी ने प्लांट एंड मशीनरी दिया और उसने अपनी कंपनी में यूज़ करी थी, उसने अपने बिजनेस के लिए यूज़ करी थी और अब आपको दे दी है, ठीक है, तो आप उस पर डिडक्शन नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट, asset in respect of which deduction is claimed shall be used specifically for specified business for a period of 8 years beginning from the year of acquisition and construction। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मतलब कोई भी एसेट खरीद रहे हो, वो कम से कम 8 साल के लिए इस्तेमाल करनी है जब से आपने परचेज़ करी है। ठीक है, समझ लीजिए 2012 और 13 में मैंने एक मशीनरी खरीदी थी, तो मुझे कम से कम
8 साल तक इसका इस्तेमाल करना है, मतलब 2019-20 तक मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा इस मशीनरी का। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एसेट इज़ यूज फॉर अदर पर्पस, डिडक्शन सेक्शन 32 नॉट अंडर सेक्शन 35। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एसेट का इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए कर लिया, मैंने बोला था आपको कि जब आप एसेट खरीद रहे हो अपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो आप केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल करोगे उसका, कम से कम 8 साल के लिए। अगर आपने उसका इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए कर लिया, तब आप सेक्शन 35 AD, जिसके बारे में अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं, उसमें आप डिडक्शन नहीं ले सकते। आप सेक्शन 32 के अंदर डिडक्शन लेंगे, जो कि डेप्रिसिएशन वाली डिडक्शन होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। अगर आपने खर्चा लैंड को खरीदने के लिए किया था, गुडविल को खरीदने के लिए किया था, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए किया था अपना खर्चा, तो वो खर्चा जो है इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे आप डिडक्शन नहीं ले सकते अगर आप इन तीनों आइटम पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो। ठीक है, एक और यहाँ पे कंडीशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ डे एक्सीड 10,000। इसका यहाँ पे क्या बोलता है ये पॉइंट, कि अगर आपने एक दिन में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया एक दिन में और उसका जो अमाउंट है 10,000 से ज़्यादा है, पर आपने इसकी पेमेंट जो है चेक से नहीं करी, आपने इसकी पेमेंट चेक से नहीं की, बैंक ड्राफ्ट से नहीं की, ना ही आपने किसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। आजकल अलग अलग हमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बैंकिंग करने के लिए, जैसे NEFT, RTGS, अगर आपने उसका भी इस्तेमाल ना करते हुए पेमेंट करी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने चेक का इस्तेमाल नहीं किया, ड्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, और आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो होता है बैंक अकाउंट का या बैंक से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल ना करते हुए पेमेंट नहीं करी है, तब आप डिडक्शन नहीं पा सकते हो। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो 100% डिडक्शन मिलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन ये 5 शर्तों को भी अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर ये 5 शर्तें आपने आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हो, अगर ये कंडीशंस जो हैं आप पर अप्लाई नहीं होती हैं, तब आप 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि डिडक्शन किस प्रकार मिलेगी आपको। समझ लीजिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र मेरे लिए एक स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, जैसा कि मैंने बताया था स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में ये आ रहा था। मैंने 1 अप्रैल 2021 से ये बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2021, 2022। मैंने अपना फर्टिलाइज़र का बिज़नेस शुरू करने से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था 1 करोड़ का, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने सितंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 के बीच में किया था। ठीक है, मैंने क्या बोला, फिर से बोल रही हूँ, मैंने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था 1 करोड़ रुपए का सितंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 का, जो कि मेरे बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले खर्चा हुआ है, क्योंकि बिज़नेस तो मैंने 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया, इससे पहले मैंने खर्चा कर लिया 1 करोड़ का। तो मैंने 1 करोड़ का क्या क्या खरीदा, क्या क्या खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो देख लेते हैं। मैंने लैंड परचेज़ करी थी 50 लाख रुपए की, मैंने मशीनरी खरीदी थी 40 लाख की, और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे 10 लाख के। इस हिसाब से मेरा टोटल 1 करोड़ होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में मैंने इसकी डिटेल डाल दी थी 31/3/2022 को, 31/3/2022 को मैंने डाल दी थी, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है प्रीवियस ईयर 2021-22 में 50 लाख का। मैंने और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है प्रीवियस ईयर 2021-2022 में, पर ये वाला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे बिजनेस शुरू होने के बाद हुआ है। आप देख रहे हो जैसे ये प्रीवियस ईयर 2021-2022 में हो रहा है, और मैं अपना बिजनेस प्रीवियस ईयर 2021 और 2022 में शुरू कर चुकी थी। ठीक है, ये मैं 2021-2022 में अपना बिजनेस शुरू कर चुकी थी। इस दौरान मैंने 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। तो 1 करोड़ तो ऐसा एक्सपेंडिचर है जो मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले किया था, और 50 लाख का जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ये बिजनेस शुरू होने के बाद किया है। तो अब आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी असेसमेंट ईयर 2022-23 में, ये देखते हैं। सोल्यूशन असेसमेंट ईयर 2022-23 डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD।
पहले हम उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं जो कि आपने बिजनेस से पहले किया था। आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? क्या आपको पूरी 1 करोड़ पर डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं, आपको पूरे 1 करोड़ पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि लैंड खरीदने पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। लैंड खरीदने पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इसीलिए 1 करोड़ में से 50 लाख मैंने माइनस कर दिया। आप मशीनरी पे ले सकते हैं 40 लाख का जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, और जो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस पर आप डिडक्शन ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 50 लाख आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने प्रीवियस ईयर में किया है 2021 और 22 पे। 50 लाख का आपने किया था, आप इस पर पूरा डिडक्शन ले सकते हैं। मैंने 50 लाख लिख दिया। समझ लीजिए कि ये जो केस है जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपना बिजनेस शुरू होने के बाद प्रीवियस ईयर 2021-22 में, समझ लीजिए इसमें से आपने 10 लाख गुडविल के हैं, 10 लाख आपने खर्चा गुडविल पे किया है, तो 10 लाख आप यहाँ से माइनस कर दोगे। आप 50 लाख में से 10 लाख माइनस कर दोगे। समझ लीजिए आपने 10 लाख का जो है गुडविल पे खर्चा किया था, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था गुडविल पे, और गुडविल जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35AD, इसलिए मुझे 10 लाख माइनस करना होता अगर ये केस होता तो। ठीक है, पर यहाँ पे गुडविल का कोई केस नहीं है, तो इसलिए मैं पूरा 50 लाख पे डिडक्शन ले सकती हूँ। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया अंडर सेक्शन 35AD? पूरा 1 करोड़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम डिडक्शन लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इस यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।